हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मास्टर मेंस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसका जो न्यूज़ में है वो हर दिन आए दिन न्यूज़ में रहता है। और अभी रिसेंटली जो इसके जेपीसी के चेयरमैन हैं उन्होंने ये बोला कि देयर शुड बी वन नेशन एंड वन इलेक्शन। उन इस वन नेशन एंड वन इलेक्शन के फेवर में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। अभी ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। तो अभी क्या है कि जो करंट सिचुएशन है वो ऐसा है कि एक तरह से क्योस है कि कब हर दिन कभी ना कभी हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। ठीक है, बट जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो जो प्रपोज्ड है वो क्या है कि थ्रू आउट 5 साल में सिर्फ एक इलेक्शन होगा, तो सिंक्रोनाइजेशन होगा। एंड हाउ इट विल बी लाइक, तो जो कोर कंसेप्ट क्या है इसका कि जो अभी जो परपेचुअल पोलिंग है ना, मतलब हर साल हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। वो एक 5 ईयर रीसेट हो जाएगा, मतलब 5 साल में ही एक बार होगा। तो अब देख रहे हैं कि लोकसभा का कभी होता है, स्टेट असेंबलीज का होता है, फिर म्यूनसिपैलिटीज का होता है या पंचायत का होता है, तो सब अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो अभी जो प्रपोज क्या है वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि सबको सिंक्रोनाइज कर देना, लोकसभा का, स्टेट असेंबली का और जो लोकल बॉडीज का, सबको एक बार सिंक्रोनाइज करना, मतलब एक बार ही स्टार्ट होगा 1 से 5 साल के लिए और एक बार ही टर्मिनेट होगा। तो इसका बस एक नोटिफिकेशन का मतलब यही होता है कि सिंक्रोनाइजिंग द इलेक्टोरल साइकिल फॉर ऑल 3 टायर गवर्नमेंट, चाहे वो तीनों लेवल पे हो, फॉर द 5 ईयर पीरियड। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार गवर्नमेंट जो है नई कॉन्सेप्ट लेकर आई है, इससे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो नहीं, इससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट था। तो 1967 तक जो था वो ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइज इलेक्शन ही होता था, क्योंकि जो सेंटर में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ही सरकारें थी बाकी स्टेट्स में भी, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में। जो पहली गवर्नमेंट बनी थी केरला में, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की बनी थी, दैट वाज आई गेस 1957 के अराउंड में। उसके बाद तब तक वो इलेक्शन जो था वो साइमल्टेनियसली होता था। लेकिन 1968 जब नेहरू जी का डेथ हुआ और उनके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी का, और इनफैक्ट यू कैन से जो इंदिरा गांधी का पीरियड आया, तो उस समय बहुत सारे डिस्ट्रप्शन हुए। अब बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पावर में आई। तो जो उस समय क्या हुआ कि इलेक्शन जो अलग अलग टाइम पीरियड पे होने लगे, बहुत सारे असेंबलीज डिसॉल्व हो गए, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। तो जो 1970s के बाद जो है उसका जो इम्पैक्ट जो था इतना ज़्यादा हो गया कि ऑलमोस्ट सारे स्टेट का इलेक्शन जो है अब अलग ही होता है। सेंटर के साथ बहुत ही कम स्टेट का इलेक्शन होता है, जैसे कि एक आंध्र प्रदेश का इलेक्शन होता है सेंटर के साथ, बाकी बहुत रेयर स्टेट्स हैं जिनके लोकसभा असेंबली ये इलेक्शन के साथ में ही होते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो था वो पहले भी था और अभी जो है उसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया गया। तो अब हम देखते हैं कि क्यों उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया, फिर से क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे बेनिफिट इंपॉर्टेंट है उसका कि जो 2019 में इलेक्शन हुए थे, खासकर 17वां लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें 60,000 करोड़ का ये एक्सपेंडिचर किया गया था। और वही 2024 में जो हुआ था उसमें 1,35,000 करोड़ का कॉस्ट आया था। किसका रिपोर्ट था? तो एडीआर की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से ये डेटा है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो ये कहाँ से आएगा, तो ये ब्लैक मनी ही यूज करेंगे लोग, और कहाँ से यूज करेंगे। और क्या है कि जो इसके चैलेंजेस हैं, अभी जो एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं, तो पैरालिसिस ऑफ गवर्नमेंट होता है ना। अभी पैरालिसिस ऑफ पॉलिसी भी है, पैरालिसिस ऑफ पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ये भी है क्योंकि हर मशीनरी कुछ और काम में लगा हुआ है। उसके बाद क्या होता है कि जो खास करके जो एजुकेशन इंटरप्शन होता है, इंटरप्शन मतलब जो टीचर वगैरह होते हैं उनको आप इलेक्शन ड्यूटी पे लगा देते हैं, जो और पोल जनरेट करने पोलिंग स्टेशन पे लगा देते हैं आप, या फिर आप इलेक्टोरल रोल में लगा देते हैं, वो भी दिक्कत है। सिक्योरिटी इंटर ये स्ट्रेच्ड होते हैं कि भाई अलग अलग जगह पे इलेक्शन होता है, तो वहाँ पे आप उसको हर बार भेजते रहते हैं, तो फटीग होता है उनको, और दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म द ड्यूटी प्रॉपरली, ये एक इशू होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डाइवर्सन होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो वो कभी रिटर्निंग ऑफिसर, कभी कुछ, हर बार वो इलेक्शन मोड में ही होते हैं, तो जो वहाँ का खुद का जो उनका रिसोर्सेज है वो सही से यूज नहीं कर पाते हैं, और अपनी जो खुद की जो देनी चाहिए थी पोटेंशियल, जो यूज करना चाहिए था गवर्नेंस में, वो नहीं हो पाता है। इनफैक्ट देयर इज ए डेटा लाइक 7 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर डाइवर्टेड फॉर प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ फॉर इलेक्शन वर्क्स, चाहे वो बीएलओज हो, चाहे वो टीचर हो, ये इलेक्टोरल रोल रिवीजन में उसके लिए। तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो होता है उसमें पॉलिसी पैरालिसिस तो होता ही है। ठीक है, एंड दैट इज की अगर
ये जो है इन सब चीज़ों के कारण जो है गवर्नमेंट चाहती थी कि वो आ जाए क्या, वन नेशन वन इलेक्शन आ जाए। तो अब उसको आने से क्या बेनिफिट क्या हो जाएगा, तो पहला बेनिफिट तो ऊपर देखा ही हमने कि सही से रिसोर्स वेस्टेज भी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, जैसे 148th आपका लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था, फिर रामनाथ कोविंद का कमेटी का रिकमेंडेशन था, हाई लेवल कमेटी का रिकमेंडेशन था। फिर और अगर देखेंगे तो ये जो एक्सपेंडिचर और तो कम करेगा ही, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमसीसी भी होगा, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमसीसी होगा। फिर और क्या होगा इसमें कि जो स्टेबिलिटी आएगी गवर्नमेंट में, अब आ जाएगा तो स्टेबिलिटी तो आएगा ही गवर्नमेंट में, 5 साल तक फिक्स हो जाएगा गवर्नमेंट। अब उसको आप बार बार ये नहीं होगा कि इलेक्शन करवाना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो कम हो जाएगा, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स जो है ये भी कम हो जाएगा। और भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो कि मोर फोकस होगा डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट फोकस बढ़ जाएगा। और अगर आप चाहो ऐड करना तो क्या कर सकते हो, डिसरप्शन नहीं होगा, वोटर टर्नआउट जो होगा वो बढ़ जाएगा, वोटर टर्नआउट विल इंक्रीज। तो ये सारे बेनिफिट होंगे, ठीक है। बट अब इसके जो है कि कुछ रिस्क भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो उसका रिस्क नहीं होगा। तो सबसे पहला रिस्क ये है कि जो फेडरलिज्म जो है वर्सेस नेशनलिज्म, तो ऐसा देखा गया है कि जो प्रोबेबिलिटी है कि 77% जो फैक्टर्स हैं वो नेशनल लेवल के जो इश्यूज है वो डोमिनेट करेंगे रादर देन द लोकल इश्यूज। तो इसका क्या होगा कि फेडरलिज्म को चैलेंज होगा, ठीक है। और क्या होगा कि लोकल इश्यूज तो सब सबड्यूज हो जाएंगे, और होगा कि डिफिकल्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन जो होगा वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा बहुत मास स्केल पे। वी विल सी कौन कौन से अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे वो। उसके बाद और क्या होंगे, जो बाय इलेक्शन होंगे वो दिक्कत होगा, बाय इलेक्शन कैसे करवाओगे आप, उसमें प्रॉब्लम होगा। उसके बाद क्या है कि अगर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है तो वो दिक्कत होगा, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। और क्या हो सकता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन देता है, या फिर एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी होगा, एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगा। एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अब उसको लगा कि 5 साल तक तो हमारी गवर्नमेंट है, हमें कोई हटा नहीं पाएगा, तो हम क्यों ही कुछ काम करें, जो मन में आएगा जिस तरह से होगा वैसे काम करेंगे। जो रीजनल पार्टी का होगा उनको लिए डिसएडवांटेज होगा, ठीक है, रीजनल पार्टी डिसएडवांटेज। और क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इसके, तो आप बोल सकते हैं मिसयूज हो सकता है आपका किसका, ये प्रेसिडेंट रूल का, मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल ये भी हो सकता है। फिर आप अगर और देखा जाए तो और क्या हो सकता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट दैट विल सी। तो एक क्या होता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ वोटर चूजिंग द सेम पार्टी फॉर स्टेट एंड सेंटर ड्यूरिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन, उसको बोलते हैं ये कोटेल इफेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि हाँ यही हो गया कि अभी क्या है कि फ्रीक्वेंट वोटर फीडबैक होता है, बट अभी उसके बाद क्या हुआ कि एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी होगा। एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी जब मैंने बताया कि 5 साल के लिए फिक्स हो गए, अब 5 साल हम कुछ करें ना करें हमें कोई हटा नहीं पाएगा। तो क्रिटिक ये भी अर्क करते हैं कि फॉर फ्रीक्वेंट इलेक्शन फोर्स पॉलिटिशियन टू लिसन, a fixed 5-year term could create unwanted stability, ठीक है, जिसको एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, एंड डिटैच लीडर फ्रॉम द इलेक्टोरेट। तो ये दिक्कत होगा। फिर लॉजिस्टिक चैलेंज जाएंगे, तो उसमें क्या है कि 30 लाख ईवीएम नए सेट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो अभी करंट कैपेसिटी का डबल है। 10,000 करोड़ न्यू प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आएंगे। और क्या हो कि मैसिव वेयर हाउस रिक्वायरमेंट होगा फॉर वो उसको स्टोरेज के लिए, ठीक है। अब क्या है कि उसके लिए क्या क्या अमेंडमेंट करने पड़ेंगे वो देखते हैं कि अगर लाना है तो क्या क्या। तो 82A ये लाया गया, इसका क्या होता है कि अपॉइंटमेंट डेट सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, जैसे कि अगर गवर्नमेंट बनी दोनों को तो सेम डेट पे दोनों को अपॉइंट करना है ताकि सेम डेट पे टर्मिनेट हो, ठीक है। तो 82nd
ये जो है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या है कि 83 एंड 172, जिसमें क्या है कि अलाइन कर रहा है, जो टेनियर होता है 5 साल का, 83 हो गया कि लोकसभा का, और 172 हो गया आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको अलाइन करना, ड्यूरेशन जो है अब स्टेट लेजिस्लेचर का, दोनों को अलाइन करना है। तीसरा है कि आर्टिकल 324 जो एम्पावर करता है पार्लियामेंट टू कंडक्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो इसको भी अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये क्या करेगा कि एक लीगल टेनेबल फ्रेमवर्क बनाएगा विच शुड बी established to restore the cycle of simultaneous election. So amendment 327 में and 328 में भी करना पड़ेगा, इनफैक्ट एंड 328 में भी करना पड़ेगा, जो इंपावर करेगा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर टू रेगुलेट इलेक्शन। ये किसके लिए है? टू रेगुलेट इलेक्शन। ठीक है, फिर आर्टिकल 324 ए को करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक, क्या है इसमें? मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक्स, उसके लिए करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ना आपको, किसको? स्टेट इलेक्शन कमीशन को एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये है आर्टिकल 325 को भी करना पड़ेगा चेंज, क्योंकि ये क्रिएट करता है एक सिंगल इलेक्टोरल रोल। अभी क्या है कि म्यूनसिपैलिटीज के लिए जो लोकल बॉडीज उनका अलग इलेक्टोरल रोल है, और जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए एक अलग इलेक्टोरल रोल है, तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन अदर अमेंडमेंट्स ऑल्सो, उसको भी करना पड़ेगा, जैसे कि हो गया आर्टिकल फॉर इंफॉर्मेशन आर्टिकल 85 को करना पड़ेगा, फिर 174 को करना पड़ेगा। ठीक है, इवन 368 को भी करना पड़ेगा। इसलिए किसको करना पड़ेगा? दैट इफेक्ट द स्टेट्स राइट, ये स्टेट का राइट को इफेक्ट करना है, तो करता है ना, तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट का राइटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगा। ठीक है, नाउ क्या है कि अब इसके रिलेटेड जो है कुछ रिकमेंडेशंस थे कमेटी के, वो देखते हैं। तो सबसे पहला तो ये था कि अनएक्सपेक्टेड टर्म, दैट इज कि अभी क्या है कि वो बोला क्या गया कि एक्चुअली ये लो कमीशन का 140th लो कमीशन का रिकमेंडेशन था कि एक 2 इलेक्शन होने चाहिए, एक मिड टर्म और एक होने चाहिए आपके स्टार्टिंग में एक टर्म होना चाहिए, और फिर मिड टर्म में एक और करवा लो, तो न्यू गवर्नमेंट सर्व करेगा रिमेनिंग पीरियड के लिए। तो इसके साथ होगा कि साइक्लिक रीसेट हो जाएगा फॉर एवरीवन। ठीक है, जो मिड टर्म इलेक्शन डू नॉट स्टार्ट अ फ्रेश इलेक्शन, क्योंकि जो रिमेनिंग गैप होगा उसमें ही इलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन उसके बाद 6 महीना अगर पहले इलेक्शन हुआ या 6 अगर टाइम बाकी हो, तो उसको आप सिंक्रोनाइज साइमल्टेनियसली करना है। ये है। अब रामनाथ कोविंद जी की रिकमेंडेशन थी, वो ये था कि पहले लोकसभा और ये स्टेट असेंबली का इलेक्शन करवा लेते हैं फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज में क्या है, विद इन 100 डेज में आप म्यूनसिपैलिटीज का और पंचायत का इलेक्शन करवा लेना है। ठीक है, और अगर कोई नो कॉन्फिडेंस होता है तो ओनली न्यू गवर्नमेंट फॉर रेस्ट ऑफ द पीरियड। अगर नो कॉन्फिडेंस होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, उसके बाद है कि सिंगल इलेक्टोरल रोल, इन्होंने भी बोला था कि सिंगल इलेक्टोरल रोल की बात करी थी इन्होंने भी। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि स्टेट रेटिफिकेशन की तो जरूरत है, क्योंकि वो 368 के अंदर में ही मेंशन है। तो ये इनके रिकमेंडेशंस थे। अब क्या है कि सॉल्यूशन क्या है कि जो इन्होंने भी बोला था कि सिंगल रोल होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन ये ईसीआई नेशनल लिस्ट, स्टेट लोकल लिस्ट, इस सबको मिला करके 325 को आर्टिकल को अमेंड करके आपको बनाना है एक कॉमन लिस्ट। नाउ देयर इज की सर्टन देयर आर सम ग्लोबल प्रैक्टिसेस आल्सो, जहां पे ऑलरेडी साइमल्टेनियस इलेक्शन है, जैसे कि आपको कंस्ट्रक्टिव वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस इंश्योर स्टेबिलिटी, आपका जर्मनी में ऐसा है। फिर स्वीडन में है कि गोल्ड स्टैंडर्ड पार्लियामेंट काउंटी एंड द म्युनिसिपल पोल्स आर ऑन द सेम डे होते हैं। फिर साउथ अफ्रीका में है नेशनल एंड प्रोविंशियल टर्म्स अलाइंग एवरी 5 ईयर। सो द मॉडल एग्जिस्ट करता है, बट इंडिया स्केल इज यूनिक, क्योंकि इंडिया एक यूनिक कंट्री है, यूनिक सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है और बहुत डाइवर्स एरिया है। तो उसको लेकर के इंडिया को एक डिफिकल्टी हो सकता है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को? ठीक है, तो सब जो सेफगार्ड है कंस्ट्रक्टिव वोट जो है, वो करंट ये है कि टू प्रिवेंट पावर वैक्यूम, a no confidence motion must be accompanied by a confidence motion for successor, the house cannot be left empty। तो क्या है कि अब इसका क्या है कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो जस्ट उसके बाद एक कॉन्फिडेंस मोशन लाना है कि कौन सी पार्टी जो है वो रेडी है गवर्नमेंट बनाने के लिए, और अगर वो रेडी है तो गवर्नमेंट बनाने देना है।
नाउ देयर आर सम रोड अहेड कि कैसे इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं इसको। तो पहला क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको अप्रूवल देना। अब फेडरल कंसेंसस बनाना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट चाहती है तो हो जाए, फेडरल कंसेंसस बनाना जरूरी है। इसीलिए आर्टिकल 368 में जो है क्लॉज 2 में कि स्टेट रेटिफिकेशन का जरूरत है फॉर 1/2, इतना जरूरत है। फिर लॉजिस्टिक रिवैम्प करना है, पहले आप सब फैसिलिटीज देख लो, आप ट्रायल कर ले, उसके बाद उसको करना है। फिर जुडिशियल स्क्रूटनी जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है उसको भी इंश्योर करना है ताकि जुडिशियल में फंस ना जाए और उसको दिक्कत ना हो। तो फिलहाल तो कंडीशन ये है कि अभी ये जेपीसी कमेटी में है और जेपीसी कमेटी का जो रिकमेंडेशन होगा वो पार्लियामेंट में जाएगा और पार्लियामेंट फिर डिसाइड करेगी कि वोटिंग के थ्रू कि इसको अमेंड करना है, लाना है या नहीं लाना है, ठीक है। बट बिफोर दैट फेडरल कंसेंसस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो द चैलेंज इज बैलेंसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द स्टेट विद द वॉइस ऑफ द पीपल, ठीक है। तो स्टेट की इफिशियंसी को बैलेंस भी करना है और वॉइस ऑफ द पीपल को भी बैलेंस करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड आई होप कि दिस टॉपिक आई हैव कवर्ड एप्टली। तो ये टॉपिक पूरा अच्छे से कवर किया गया है। वी हैव सीन ऑल द पॉइंट्स जो भी इससे रिलेटेड है, एंड इवन इफ यू हैव डाउट एंड इफ यू वांट द पीडीएफ नोट, जस्ट